कहानी की शुरुआत जेस से होती है, जो डर से कांपते हुए अपने बेटे को तसल्ली दे रही होती है। वह अपने आंसुओं के साथ उसे कहती है, तुम बस एक बुरा सपना देख रहे हो। जेस और उसका बेटा टॉमी मियामी के शहर फ्लोरिडा के सबर्ब्स में रहते हैं। एक सैटरडे सुबह को ऐसा लगता है कि वे कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं। जेस अपने बेटे टॉमी को जल्दी करने को कहती हैं, लेकिन हम देखते हैं कि टॉमी पेंटिंग बना रहा होता है और फिर जेस गुस्से में गिर चुकी पेंट को सफाई करती है, लेकिन अचानक उसे दरवाजे की घंटी सुनाई देती है। जैसे ही वह उठती है, उसके ड्रेस पर पेंट के निशान रह जाते हैं। वह ड्रेस बदलकर जब दरवाजा खोलती है तो बाहर कोई नहीं होता। वह अपने पुराने लॉन मूविंग पड़ोसी से पूछती है कि क्या उसने किसी को उनके घर के सामने देखा था। वह कहता है नहीं। जेस अपना बैग पैक करती हैं, हाउस कीज उठाती हैं और अपने परेशान बेटे को कार में बैठने के लिए मनाती हैं और फिर वह कार में निकल जाती हैं वहां से। दूसरी तरफ हम ग्रेग को देखते हैं, जो अपनी बोट ट्रिप के लिए तैयार हो रहा है। जल्द ही उसके दोस्त और शादीशुदा जोड़े सैली और डाउनी भी उसके साथ आ जाते हैं। सैली अपनी दोस्त हेदर को साथ लाई होती है, जो स्पष्ट है कि ग्रेग को हुकअप करने के लिए है, जो अभी तक सिंगल है। जेस पोर्ट पर पहुंचती है ग्रेग के दोस्त विक्टर के साथ। जेस उदास नजर आती है और शॉर्ट्स और सफेद टी शर्ट पहने हुए। जब ग्रेग उससे मिलने दौड़कर आता है और पूछता है कि क्या वह ठीक है, तो विक्टर कहता है मुझे नहीं लगता। जेस आधे गले लगाती है ग्रेग को, फिर बोट में चली जाती है और ग्रेग अपने दोस्तों से उसे मिलवाता है। वे सब समुद्र में सफर पर निकलते हैं, सफेद नीले आसमान के साथ। ऐसा लगता है एक मजेदार एडवेंचर होने वाली है। बहुत थकी हुई जेस केबिन में सो रही होती है, लेकिन अचानक वह सपने में देखती है कि वह समंदर के किनारे पड़ी हुई है। वह डर से उठ जाती है। हेदर उससे पूछती है क्या सब कुछ ठीक है। जेस कहती है क्या ग्रेग ठीक है। हेदर कहती है हाँ, वह ऊपर है। फिर हेदर उसे शैंपेन का गिलास ऑफर करती है। बोट के ऊपर ग्रेग विक्टर से पूछता है कि उसने क्यों ये हिंट दिया था कि जेस ठीक नहीं है। विक्टर कहता है कि जब उसने जेस को हार्बर में देखा था तो वह डिसोरिएंटेड थी और तुरंत यह याद नहीं कर पाई थी कि उसका बेटा टॉमी कहाँ है। यह अपेक्षित था कि जेस अपने बेटे टॉमी को अपने साथ लेकर आएगी। थोड़ी देर बाद जेस ने विक्टर को बताया कि उसने टॉमी को स्कूल में छोड़ दिया था। विक्टर कहता है लेकिन आज शनिवार है और छुट्टी का दिन है। ग्रेग जवाब देता है कि टॉमी स्पेशल नीड्स स्कूल में जाता है, जो हर दिन खुला हो सकता है। फिर ग्रेग विक्टर से कहता है कि वह जेस के साथ अच्छा रहे। जेस फिर ग्रेग से अपनी मुश्किलें शेयर करती है, जो वह अपने बेटे टॉमी को बढ़ाने में झेलती है। वह यह भी कन्फेस करती है कि हर वक्त जब वह टॉमी से दूर रहती है, उसे गिल्ट महसूस होती है, जो समहाउ जेस के उदास होने की वजह को समझाता है। जल्दी ही विक्टर सबको बताता है कि हवा पूरी तरह से बंद हो गई है। डाउनी को एक आता हुआ तूफान नजर आता है और अंधेरे डर भरे बादल तुरंत सफेद नीले आसमान को ढक लेते हैं। ग्रेग कोस्ट गार्ड से रेडियो पर संपर्क करता है और अपनी मुश्किल हालत बताता है। फिर कम्युनिकेशन कट जाता है जब ग्रेग रेडियो पर एक डिस्ट्रेस्ड कॉलर को सुनता है, जो मदद के लिए बुला रहा होता है। फीमेल आवाज कहती है वो सब मर चुके हैं, वो सब मर चुके हैं। ग्रेग उनके कोऑर्डिनेट्स पूछता है, लेकिन कम्युनिकेशन पूरी तरह से कट जाता है। तूफान उन्हें जोरदार तरीके से घेर लेता है। बड़े लहरों से बोट पलटने का खतरा होता है। विक्टर और ग्रेग बोट के ऊपर होते हैं और डिजास्टर से बचने की कोशिश करते हैं, जबकि बाकी सब लाइफ जैकेट्स पहने हुए केबिन में छुपकर बैठे होते हैं। आखिरकार बोट पलट जाती है और हेदर अफसोसनाक तरीके से इस डिजास्टर में डूबकर मर जाती है। यह अजीब तूफान उतनी ही तेजी से गुजर जाता है जितनी तेजी से वह बिना किसी वार्निंग के आ गया था। सफेद नीले आसमान दोबारा वापस आ जाते हैं और थके हुए 5 लोग उलटी हुई बोट पर बैठे होते हैं। एक बड़ा क्रूज शिप जिसका नाम एयोलस है उनके नजर में आ जाता है। सर्वाइवर्स जल्दी से शिप पर चढ़ जाते हैं जब उन्हें दिखाई देता है कि कोई उन्हें शिप के ऊपर से देख रहा है। जब ये 5 लोग उदास कॉरिडोर के जरिए कप्तान के केबिन की तरफ जा रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि शिप पर कोई नहीं है। जेस को ऐसा फील होता है कि वह पहले कभी यहाँ आ चुकी है, तो वह उदासी में ग्रेग से कहती हैं, मुझे लगता है कि मैं इस जगह को जानती हूँ। लेकिन डाउनी उनका ध्यान कॉरिडोर में एक पुरानी फ्रेम की हुई तस्वीर की तरफ डाइवर्ट करता है। उस तस्वीर में लिखा होता है कि एयोलस 1932 में बना था और यह भी बताया गया है कि ग्रीक माइथोलॉजी में एयोलस सिसिफस का बाप है, जो वह आदमी है जिसे भगवानों ने इस सजा में डाला था कि वह हमेशा के लिए एक पत्थर को पहाड़ पर धक्का दे। फिर उन्हें कुछ गिरने की आवाज सुनाई देती है। विक्टर और ग्रेग उस आवाज की तरफ जाकर उसकी तहकीकात करते हैं। विक्टर वापस आता है एक चाबी के साथ। जेस उसे पहचान लेती है, जो उसकी चाबी है, जिसमें उसके बेटे की तस्वीर का लॉकेट है, जो उस चाबी से मैच करती है जो जेस अपने चेन के रूप में पहने होती है। जेस कहती है कि उसने चाबी बोट पर चढ़ते वक्त अपने पास रखी थी। सैली
जो अब भी उम्मीद करती है कि हेदर जिंदा है। कहती है कि शायद वह उसकी दोस्त थी जो जेस की चाबी लेकर उससे दूर गिर गई हो, और सबको इस बात पर थोड़ा शक होता है कि यह भी सच हो सकता है। फिर ये 5 लोग एक बॉल रूम में चलते हैं जहां एक नीटली अरेंज फीस्ट रखा होता है। जेस को आईने में कोई नजर आता है और वह बाकी को वार्न करती है। विक्टर उस मिस्ट्री स्ट्रेंजर का पीछा करने के लिए जाता है। ग्रेग और जेस कप्तान को ढूंढने के लिए निकलते हैं और सैली और डाउनी को कहकर रुकने के लिए कहते हैं कि वे विक्टर का इंतजार करें। जेस दोबारा अपने पिछले एहसास को एम्फेसाइज करती है। उनका ध्यान एक कमरे की तरफ जाता है जो कॉरिडोर में है, रूम नंबर 237। कमरे के बाथरूम के आईने में उन्हें खून से लिखा एक पैगाम मिलता है, गो टू थिएटर। विक्टर अभी भी शिप के इनहेबिटेंट को ढूंढ रहा होता है और शिप के ऊपर तक पहुंचता है। इस दौरान ग्रेग खून से लिखे पैगाम को बस एक प्रैंक समझता है जो इनविजिबल शिप के क्रू ने किया हो, लेकिन जेस पूरी तरह से डर से कांप रही होती है। इस वजह से ग्रेग और जेस के बीच हल्की सी झगड़े होते हैं। जेस बॉल रूम वापस चली जाती है जबकि ग्रेग थिएटर की तरफ जाता है। डाउनी और सैली भी थिएटर की तरफ जा रहे होते हैं। वे एक खून का रास्ता देखकर दोनों थिएटर तक पहुंचते हैं। जेस वापस बॉल रूम में आती है और हैरान होकर देखती है कि सारा खाना सूख कर पीला हो गया है। वह और भी ज्यादा शॉक हो जाती है जब वह खून से भरा हुआ विक्टर को देखती है जो उसे मारने की कोशिश कर रहा होता है। उसे उसके सिर के पिछले हिस्से पर गहरा घाव मिलता है और वह उसे मार देती है। जेस थिएटर की तरफ भागती है लेकिन वहाँ ग्रेग को एक बड़ा गोली का घाव मिलता है। सैली और डाउनी काफी गुस्से और परेशान होकर जेस पर यह इल्जाम लगाते हैं कि उसने ग्रेग को मारा। यह इल्जाम ग्रेग के आखिरी शब्दों पर आधारित होता है। डाउनी जेस से पूछता है कि उसने उन्हें थिएटर आने के लिए क्यों कहा। जेस इनकार करती है और कहती है कि वह ग्रेग के साथ थी और बॉल रूम के रास्ते में उनसे कभी नहीं मिली थी। इस कंफ्यूजन का जवाब मिलने से पहले सैली ऊपर की गैलरी में एक मास्क पहने हुए व्यक्ति से मारी जाती है। सैली और डाउनी दोनों गोली लगने से मर जाते हैं। मास्क पहने हुए किलर जेस का पीछा करते हुए उसे शिप के ऊपर बंदूक की नोक पर पकड़ लेता है। जेस हैरानी से मर्डर को हरा देती है और वापस किलर से भाग जाती है। किलर उसका पीछा करता है और उस पर गोली चलाता है, लेकिन जेस अपने को बचा लेती है और कोड़ने लगती है शिप से, लेकिन किलर उसे गन फेंक कर गिरा देता है। लेकिन जेस हिम्मत नहीं हारती और भागना शुरू करती है। जेस के हाथ में एक्स को देखकर डर से कांपते हुए मास्क पहना हुआ व्यक्ति कहता है, यह घर वापस जाने का सिर्फ एक तरीका है, और बार बार यह कहता है, उन्हें मार दो। जेस अपने एक्स से मारने के लिए तैयार होती है, लेकिन इससे पहले कि वह स्विंग करे, किलर शिप से नीचे गिरकर मर जाता है। जेस को इस ट्रॉमेटिक घटना पर सोचने का ज्यादा वक्त नहीं मिलता और वह आवाज सुनती है और वहीं 5 लोग, जिसमें एक और उसकी वर्शन भी होती है, उल्टी हुई बोट से उसे हाथ हिलाकर देख रहे होते हैं। अब यह बात साफ हो जाती है कि जो कोई पहले 5 लोगों ने ऊपर डेक पर देखा था वह एक और अकेला सर्वाइवर था। तो फिर क्या जेस वही मास्क्ड किलर है? नई 5 लोग क्रूज शिप पर चढ़ जाते हैं और सब कुछ वैसे ही होता है जैसे पहले हुआ था। सर्वाइवर जेस नई जेस को देखती है जो पहले से देखा हुआ का फील कर रही होती है। सर्वाइवर जेस चाबी गिराती है और बॉल रूम की तरफ जाती है। नई जेस अपने आप को आईने में देखकर हैरान होती है और नया विक्टर मिस्ट्री स्ट्रेंजर को ढूंढने जाता है। वह विक्टर से मिलती है और उसे यह समझाने की कोशिश करती है कि नीचे एक दूसरी वर्शन है उसकी और वे सब मरने वाले हैं। स्वाभाविक रूप से विक्टर सर्वाइवर जेस के शब्दों पर भरोसा नहीं करता, तो जेस उसे समझाने लगती है, जिससे विक्टर का सिर शिप के किसी चीज में लग जाता है और उसे काफी बड़ी चोट लगती है। जेस यह सब देखकर भागने लगती है क्योंकि वह यह नहीं करना चाहती थी। इसी वक्त सर्वाइवर जेस दौड़ती हुई शिप के ऐसे अबैंडन हिस्से में चली जाती है जहां वह काफी डिस्टर्ब होती है। सब कुछ उसके जहन में आता है और जब वह नीचे देखती है तो उसे कुछ नोट्स मिलते हैं जिसमें लिखा होता है, अगर वो बोर्ड करें तो उन्हें मार दो। सर्वाइवर जेस एक नोट खुद भी लिखती है, यह कंफर्म करते हुए कि यह उसकी लिखाई है जो सभी क्रम्पल्ड नोट्स में मिल रही थी। वो क्रू का यूनिफॉर्म भी ढूंढती है जो मास्क्ड किलर ने पहना था। इसके अलावा वह कुछ हार्ट शेप्ड पेंडेंट लॉकेट्स भी देखती है जिनमें अपनी और अपने बेटे की तस्वीरें होती हैं। जब वह ग्रेट के नीचे देखती है तो उसकी चेन लॉकेट भी नीचे गिरकर उनके साथ गिर जाती है। सर्वाइवर जेस फिर शॉटगन और अम्यूनिशन उठाती है और पहले विक्टर से कॉरिडोर में मिलती है। जब वह नई जेस को बॉल रूम की तरफ जाते हुए देखती है तो वह छिप जाती है और जब नई जेस ने खून से भरे विक्टर को देखा, जो कुछ अब होने वाला है वो पिछली लूप में नहीं हुआ था। सर्वाइवर जेस अपने दूसरे आप से मिलती है, उसे शॉक में दौड़ने के लिए मजबूर करती है और इस तरह वह गलती से विक्टर को मारने से रोक देती है। फिर भी विक्टर को लगता है कि उसने बहुत खून बहा दिया है। जब सर्वाइवर जेस थिएटर पहुंचती है, नया ग्रेग पहले ही गोली लगने से मर चुका होता है। जब मास्क्ड किलर नए सैली और नए डाउनी को मारने के लिए आ रहा होता है,
सर्वाइवर जेस उस पर गोली चलाती है जो किलर के सिर पर एक फ्लैश फाउंड कर देती है। सर्वाइवर जेस गन डाउनी को देती है और विक्टर को ढूंढने के लिए भाग जाती है, लेकिन खून का रास्ता यह दिखाता है कि उसे खींचकर शिप से नीचे गिरा दिया है। इस दौरान डाउनी किसी को गोली मार रहा होता है। मास्क्ड किलर जो कपल से छुपकर भाग रहा था अपना मास्क उतारता है और यह साफ होता है कि वह भी जेस का एक और वर्जन है। उसके सिर पर लगा खून यह दिखाता है कि वह सर्वाइवर जेस के हाथ से जख्मी हुआ था। फिर भी यह खतरनाक और बेहया वर्जन ऑफ जेस कपल को अपने साथ छुपने के लिए राजी कर लेता है। वह उन्हें रूम 237 तक ले जाती है, जहां वह अपनी छुरी से डाउनी की गर्दन काट देती है और सैली को पेट में छुरी घुमाकर मार देती है। जख्मी सैली अपनी जान बचाने के लिए भागती है और जब वो भाग रही होती है वो एक रेडियो ढूंढती है और मदद के लिए आवाज देती है। यह मैसेज सीधा ग्रेग तक पहुंचता है, जिसका बोट अभी तक तूफान से उल्टा नहीं गया था। सैली आखिरकार अपर मोस्ट डेक तक पहुंचती है, जहां कई वर्जन्स ऑफ सैली लाशों के रूप में पड़ी होती हैं और सी बर्ड्स उनके शरीर चाट रहे होते हैं। सर्वाइवर जेस मरती हुई सैली को तसल्ली देती है और अचानक वो शिप से नीचे देखती है, जहां नए जेस और अनमास्क जेस के बीच की लड़ाई देखती है। पिछली बार जो हुआ था, इस बार अनमास्क जेस मार डाली जाती है, फिर उसका शव शिप से नीचे फेंक दिया जाता है। कुछ देर बाद नई जेस एक और 5 लोगों का ग्रुप देखती है और एक नई साइकिल शुरू होती है। अब ओरिजिनल जेस, जो कि सर्वाइवर जेस भी है, टाइम लूप में अपने डेस्टिनी के हिसाब से मास्क्ड किलर बन जाती है। ये बात साफ हो जाती है कि टाइम लूप में 3 अलग वर्जन्स ऑफ जेस हैं। एक जो पहले से आने का एहसास कर रही होती है, दूसरी सर्वाइवर जेस जो बचने की कोशिश कर रही होती है और तीसरी वर्जन जो किलर बन जाती। हालांकि दोनों टाइम लूप्स में कुछ इवेंट्स थोड़े अलग होते हैं, लेकिन उनका नतीजा लगभग एक ही होता है। ओरिजिनल जेस अब एक साइलेंट ऑब्जर्वर बन चुकी होती है, जो उन लोगों के मूवमेंट्स को देखती है जो उन्हीं इवेंट्स को रिपीट कर रहे होते हैं। वो फुल फ्लेज एक्शन मोड में चली जाती है, अपने आप को दूसरों से पूरी तरह से अलग करते हुए। ओरिजिनल जेस रूम 237 में जाती है और डाउनी का शव ढूंढती है। वो उसे निकालकर उसके खून से बाथरूम मिरर में गो टू थिएटर लिखती है। वो ग्रेग का शव भी थिएटर से निकाल कर ले जाती है और नए डाउनी और सैली को थिएटर चलने के लिए कहने जाती है। अब वो क्रू का यूनिफॉर्म पहनती है, मास्क लगाती है जिसमें 2 आंखों के होल्स होते हैं और एक शॉटगन उठाती है। पहले वो नया ग्रेग को अपने गन के साथ धमकाती है, जो उसे उसके स्लिपर्स देखकर पहचानता है। यह बात ग्रेग के लिए समझना मुश्किल होता है, लेकिन ओरिजिनल जेस उसे यह प्रॉमिस करती है कि वह लूप को तोड़ देगी। फिर वो उसे सैली और डाउनी को मार देती है। नई वर्जन ऑफ जेस भाग जाती है, बिल्कुल वैसे जैसे पहले टाइम लूप में हुआ था। अब जो पहले चेजर थी वो अब चेस्ड बन जाती है। लाइनर से कूदने से पहले हमारी ओरिजिनल मास्क जेस दूसरी जेस से कहती है, यह हमारे बेटे को बचाने का एक ही तरीका है, तुम्हें उन्हें मारना होगा। ओरिजिनल जेस समुद्र के किनारे लहराती हुई मिलती है। लगता है कि उसका सपना सच हो गया है। वो सपना जो बोट के कैबिन में सोते वक्त देखा था। वो बीच से अपने घर का रास्ता ढूंढती है। फिर से सैटरडे होता है और ओरिजिनल जेस वही जेस को देखती है जो बोट पर नहीं चढ़ी थी। जो जेस हम घर में देखते हैं वो पहले वाली प्यार भरी माँ के इमेज से काफी अलग है। वो टॉमी पर गुस्से होती है, उसे कहकर कि वो गार्डन में टॉय बोट शिप क्यों छोड़ाया। जब टॉमी ओरिजिनल जेस को अपने विंडो से देखकर घबराता है तो पेंट जमीन पर गिर जाती है। गुस्से हुई दूसरी जेस उस लड़के को मारने लगती है। यह सब देखकर ओरिजिनल जेस तुरंत एक प्लान बनाती है। वो डोरबेल बजाती है और जब दूसरी जेस ध्यान देने में बिजी होती है, वो बैकयार्ड से एक हैमर लेकर घर में घुस जाती है और गुस्से हुई जेस को बहुत ही बेरहमी से मार डालती है। टॉमी यह सब देख लेता है और तब ओरिजिनल जेस उसे कहकर तसल्ली देती है, ये सब एक बुरा सपना है। अब हमें फिल्म के शुरुआत के सीन की फ्रैगमेंटेड और डिसजॉइंटेड नेचर समझ आती है। ओरिजिनल जेस ड्रेस और मरे हुए औरत जो शिप में ग्रेट से गिर गई थी के शव को एक बड़े बैग में रखकर पैक कर लेती है। वो उस डेड वुमन की लॉकेट चेन भी ले लेती है। उस बैग को ट्रंक में डालकर वह अपने बेटे टॉमी के साथ कार में बैठ जाती है। ओरिजिनल जेस गाड़ी चलाते हुए अपने बेटे टॉमी से वादा करती है कि अब वो उसे मारेगी नहीं। वो अपने बेटे को तसल्ली देती है कि वह अच्छी मॉमी है। जब वो उसे शांत कर रही होती है तब एक सीगल गाड़ी की विंडशील्ड से टकराता है। ओरिजिनल जेस गाड़ी रोकती है, उस मरे हुए पक्षी को उठाती है और उसे बीच पर जाकर फेंक देती है। जब वो उसे फेंकती है, उसे वहीं जगह पर सीगल्स का एक ढेर दिखता है। यह हमें वो इमेजेस याद दिलाता है जिसमें क्रम्पल्ड पेपर्स, लॉकेट चेन्स और मरे हुए सैलीज का ढेर था। जेस को समझ आता है कि सब कुछ अभी भी प्रीडेस्टाइन्ड है, यानी यह सब कुछ पहले से तय है। जेस गाड़ी चलाना शुरू कर देती है, लेकिन टॉमी विंडशील्ड पर खून देखकर चीखता है। जब ओरिजिनल जेस
कुछ देर के लिए टॉमी की चीख सुनकर डिस्ट्रैक्टेड होती है तो गाड़ी थोड़ी सी टिल्ट हो जाती है और एक बड़े ट्रक के साथ हल्की टक्कर के बाद गाड़ी रोड से नीचे गिर जाती है। हर कोई स्पॉट पर रश करता है और हमें डेड जेस को गाड़ी के ट्रंक से निकलते हुए देखते हैं और टॉमी को, जो अब बचा नहीं सकते। ओरिजिनल जेस उन्हें देखती है लेकिन उसके शरीर पर कोई भी दाग नहीं है। कोई भी उसे नहीं देखता, बस एक आदमी जो अपने आप को ड्राइवर कहता है उसे देखता है। वह ड्राइवर से पूछती है कि क्या वह उसे हार्बर तक ले जाएगा। ड्राइवर उसे कहता है, आप वापसी आएंगी ना? और वह जवाब देती है, हाँ मैं वादा करती हूँ। जेस डॉक तक पहुँचती है और वहाँ विक्टर को देखती है जो उससे टॉमी के बारे में पूछता है। वह ग्रेग के पास जाकर उसे गले लगाती है और दूसरों के साथ बोट में बैठकर सेलिंग के लिए निकल पड़ती है। टाइम लूप कंटिन्यू होता है और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय।